शुरू करते हैं भारतीय तर्कशास्त्र। इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि तर्कशास्त्र में तर्क है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ लॉजिक। देखिए तर्क क्या है। तर्क शब्द अंग्रेजी लॉजिक का अनुवाद है, यानी कि जो तर्क शब्द है वो किसका अनुवाद है, अंग्रेजी का जो शब्द है लॉजिक उसका अनुवाद है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इस प्रकार के नाम से कोई भी शास्त्र ज्ञात नहीं है, यानी कि जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, उसमें इस प्रकार के नाम का कोई भी शास्त्र नहीं था। ठीक है, यानी कि अलग से कोई भी तर्क का शास्त्र नहीं था। क्या था, भारतीय दर्शन में कुछ भी नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, वो ही सभी सब्जेक्ट की जननी है। यानी कि जब इंडियन फिलॉसफी थी उसमें से ही सारे सब्जेक्ट निकले हैं। अब उसमें से जब सारे सब्जेक्ट निकले हैं उसमें कोई भी शास्त्र लॉजिक के ऊपर आधारित नहीं था। भारतीय दर्शन में तर्क एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पैदा नहीं हुआ था। यानी कि जो भारतीय दर्शन था, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी थी, उसमें जो तर्क है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पैदा नहीं हुआ था। यानी कि अलग से तर्क के बारे में नहीं बताया गया था। तो नाथ सूत्र यानी कि नव्य सूत्र, जिसे न्याय सूत्र भी कहा जाता है, ये किसकी बुक है, ये गौतम जो है ऋषि, इसकी बुक है। 300 ईस्वी में इन्होंने BCE में लिखी थी इन्होंने। तो फ्रेंड्स की पहली पुस्तक है जिसमें तथाकथित तर्क की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से माना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है कि जो गौतम है उन्होंने बुक लिखी थी नाथ सूत्र या नवे सूत्र। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न आ सकता है पेपर में कि बताइए कि जो तर्क के बारे में सबसे पहले किसने अपनी बुक में कहा था, तो कहा था न्याय सूत्र में गौतम ऋषि की। यह सिंपल सी बात है कि गौतम ऋषि द्वारा किस बुक में किस बुक में तर्क के बारे में बताया गया, तो है नाथ सूत्र या न्याय सूत्र या नव्य सूत्र। तो फ्रेंड्स ये कौन सी बुक है, ये वो बुक है जिसमें पहली बार तर्क की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से बताया गया था या माना जाता है। तो तर्क का विषय है आत्मिक सत्य नहीं। यानी कि तर्क सब्जेक्ट से संबंधित है, विषय से संबंधित है कि कोई चीज़ कैसी हो, क्यों ना हो, क्यों हो, है ना। तो वो है आत्मिक, तो वो आत्मिक सत्य नहीं है। ये नहीं होगा कि वो बता दें कि हाँ जो कहा है तर्क ने वही सही है बाकी गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि तर्क सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्यों है, कैसे है। तर्क का क्षेत्र हमारे ज्ञान का एक हिस्सा है, यानी कि जो तर्क का क्षेत्र वो हमारे ज्ञान का हिस्सा ही है। तर्क का कार्य किसी भी सत्य के साक्ष्य को इकट्ठा करना नहीं है, यह आंकलन करने का प्रयास करता है कि क्या एक पाठ्यक्रम के लिए उचित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं। यानी कि तर्क का कार्य क्या है, तर्क का कार्य ये नहीं है कि सत्य के जो एविडेंस है, जो ट्रुथ, जो सत्य के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उसको इकट्ठा करना नहीं होता। यह सिर्फ एवेल्यूशन करता है, आंकलन करता है कि क्या पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि जो चीज़ प्रस्तुत की गई है वो उचित है कि नहीं। तर्क लॉजिक हो गया ना, वो चीज़। आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल अपनी इंग्लिश मीडियम में बताया है, मैंने ये बताया था देखिए कि अब तर्क है क्या। आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे मुझे उम्मीद है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप बाहर देखो, जैसे आसमान की तरफ देखो, वहाँ पे अगर आपको काले बादल दिखाई दे तो आपके मन में क्या होगा, आप क्या सोचोगे, क्या तर्क लगाओगे कि आज बारिश होने वाली है। सही है। तो अगर बारिश हो जाती है तो आपका तर्क क्या हो गया, फिट सही हो गया, आपका तर्क जो है वो सही हो गया। अगर बारिश नहीं होती तो क्या हो गया, आपका तर्क है जो गलत हो गया। तो यानी कि तर्क का कार्य क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में आंकलन करके बताना कि वो चीज़ सही है या नहीं है, ना कि बिल्कुल सच्चाई से बताना कि हाँ जो बताया है तो वो बिल्कुल परम सत्य है, ऐसा नहीं है। यानी कि तर्क क्या करता है, चीज़ों का आंकलन करता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या है, क्यों है, ना कि ये बताता है कि हाँ यही सत्य है, यह नहीं बताता। तो ये हो गया हमारा तर्क। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं तर्क के बाद कि भारतीय तर्कशास्त्र क्या है। तो जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि डेफिनेशन पढ़ लो, आपको अच्छे से हो जाएगा। अब हमने तर्क के बारे में देखा है, भारतीय तर्कशास्त्र क्या है। देखिए भारतीय तर्क यूनानी और चीनी तर्क के साथ तर्क की 3 मूल परंपराओं में से एक है। यानी कि जो भारतीय तर्क है, देखिए तर्क के 3 मूल परंपराएं हैं तर्क की, जिसमें भारतीय, यूनानी और चीनी तर्क आते हैं। तो इसमें से जो भारतीय तर्क है वो तर्क की एक मूल परंपराओं में से एक है। तो आपको क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं कि बताइए कि इंडियन लॉजिक के साथ और कौन से लॉजिक हैं। तो आप बता सकते हैं यूनानी और चीनी। बहुत से प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। भारतीय परंपरा का आरंभिक आधुनिक समय तक विकास होता रहा। यानी कि भारतीय जो परंपरा है उसका आरंभिक तौर से आधुनिक समय तक विकास होता रहा। यानी कि कहाँ से कहाँ तक, यानी कि आधुनिक समय तक विकास होता रहा है तर्क के 90 न्याय विद्यालय के रूप में।
यानी कि जो भारतीय जो तर्क है वो कहाँ से फला फूला, कहाँ से उसका विकास होता रहा, वो तर्क के नव्य न्याय विद्यालय के रूप में होता रहा। ये किसने बनाया था, आप ये देखिए। देखिए नेक्स्ट है मेधातिथि गौतम, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बी 6th century BCE, बिफोर कॉमन इरा, ने स्कूल ऑफ लॉजिक की स्थापना की। यानी कि जो गौतम ऋषि थे उन्होंने स्कूल ऑफ लॉजिक की स्थापना की थी, जहाँ पे क्या किया था, लॉजिक की समस्याओं के बारे में बताया गया था कि लॉजिक है क्या, इसकी समस्याएं क्या है। उसके बाद से आज आधुनिक समय तक इसका विकास होता रहा है। तो फ्रेंड्स, पाणिनि जो एक ऋषि हैं जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया था। ठीक है, क्यों निर्माण किया था, व्याकरण के लिए तर्क का एक रूप विकसित किया था। इन्होंने अपनी संस्कृत की व्याकरण में तर्क का एक रूप विकसित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि गौतम ऋषि ने स्कूल ऑफ लॉजिक की स्थापना की है, पाणिनि ऋषि ने संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स, लॉजिक का वर्णन चाणक्य ने भी किया था, किसमें किया है, अपने अर्थशास्त्र में। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात आती है, आपको यहाँ पे देखिए तीनों के नाम याद करने इंपॉर्टेंट है। गौतम ऋषि का स्कूल ऑफ लॉजिक, पाणिनि ऋषि का पाणिनि जो ऋषि हैं उसका संस्कृत की व्याकरण, और चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो बताया वो। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश विद्वानों ने भारतीय दर्शन में रुचि लेना शुरू किया था। यानी कि जो 18वीं शताब्दी का जो अंत आया, तब जो ब्रिटिश विद्वान थे यानी कि जो वेस्टर्न राइटर थे, उन्होंने भारतीय दर्शन में रुचि लेना शुरू कर दिया था। देखिए, भारतीय तर्क ने कई पश्चिमी विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। तो और 19वीं शताब्दी के तर्कशास्त्रियों जैसे कि चार्ल्स वेबेज, जो कि कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, अगस्ट दी मॉर्गन और विशेष रूप से जॉर्ज बोले पर प्रभाव डाला। तो इन्होंने वेस्टर्न राइटर किसके ऊपर प्रभाव डाला था, चार्ल्स वेबेज, अगस्ट डी मॉर्गन और जॉर्ज बोले पर प्रभाव डाला था। किसने डाला था, भारतीय तर्क ने। ठीक है फ्रेंड्स, डी मॉर्गन ने स्वयं 1860 में भारतीय तर्कशास्त्र के महत्व को लिखा था। यानी कि जो डी मॉर्गन थे, ये कौन थे, ये वेस्टर्न फिलोसफर थे। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय तर्कशास्त्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। क्या लिखा था, जिन दो जातियों ने गणित की स्थापना की है उनमें से संस्कृत और ग्रीक भाषा है, संस्कृत नहीं, यहाँ पे संस्कृत आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, संस्कृत आएगा। संस्कृत और ग्रीक भाषाएं हैं, दो ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से तर्क की प्रणाली का निर्माण करते हैं। यानी कि डी मॉर्गन ने बताया था कि जो मैथमेटिशियन है, जो गणित है, वो कहाँ से बना है, वो ग्रीक भाषाओं को मिला के और संस्कृत भाषा को मिला के बना है मैथ। तो ये ऐसे स्वतंत्र रूप हैं जो तर्क की प्रणाली का निर्माण करते हैं, है ना फ्रेंड्स। आप ये देखिए कि मैथ का अगर सवाल कोई लेके चलो, वहाँ पे आपको जो बताते हैं ना, पहाड़े हो गए, वहाँ पे टेबल्स हो गए, पहाड़े हो गए, कुछ भी है, जैसे आपको बताया कि मान लीजिए कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 2 + 2 4, 2 - 2 4। अब देखिए कि 2 और 2 4 कैसे हुए, बीच में निशान प्लस का आ गया ना, साइन जमा का आ गया। तो अगर वो निशान हो ही ना, 2 और 2 लिखा हो तो उसको हम 22 गिन लेंगे, अगर बीच में निशान पड़ जाए तो उसको हम 4 गिनेंगे। तो ये क्या होगा, लॉजिक हो गया ना बीच में। तो इन्होंने इसी को स्पष्ट किया है कि जो संस्कृत और ग्रीक भाषा को मिला के गणित की स्थापना हुई है, ये किसकी देन है, ये भारतीय तर्कशास्त्र की देन है। गणितिक यूरोपीय पर भारतीय गणित के प्रभाव से अवगत हुए, बिल्कुल सही है, यूरोप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन गणित में वर्तमान प्रविष्टि स्पष्ट रूप से ग्रीक दृष्टिकोण के लौटने की दिशा में है। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पे ये बताई गई है कि पहले वेस्टर्न फिलोसफर के ऊपर भारतीय गणित ने, यानी कि दुनिया के ऊपर भारतीय जो तर्कशास्त्र है उसने बहुत सारा प्रभाव डाला है। लेकिन जो आज का वर्तमान समय है, जो इसमें मैथमेटिक्स या जो इसमें गणित सिखाया जाता है, वो ग्रीक दृष्टिकोण, यानी कि जो ग्रीक दृष्टिकोण है, जो उसकी ओर लौटने की दिशा में है। यानी कि जो भारत का तर्कशास्त्र था वो दुनिया में बहुत सारा प्रभाव डाल रहा था अपना, पर जो आज का समय है उसका जो गणित है, उसका जो मैथ्स है, वो ग्रीक दृष्टिकोण की ओर लौट रहा है। यानी कि हम अपने तर्क को भूल रहे हैं, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रमाण का संबंध, यानी कि जो प्रमाण है इसका संबंध इंडियन लॉजिक यानी कि भारतीय तर्कशास्त्र से है। ये प्रमाण 6 प्रकार के हैं। तो अर्थपति, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अनुपलब्धि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं कि प्रमाण का अर्थ क्या है। देखिए, संस्कृत प्रमाण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाण और ज्ञान का साधन। यानी कि जो संस्कृत भाषा का शब्द है प्रमाण, उसका अर्थ क्या है, ज्ञान का साधन। देखिए, सबसे पहले
आपको मैं इसकी डेफिनेशन जो इसकी वो है प्रमाण है, सिंपल शब्दों में बताऊंगा प्रमाण होता क्या है। प्रमाण को इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। अब देखिए, आपने एमए की होगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया होगा, कईयों ने पीएचडी किया होगा, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, एमए किया है, कुछ भी किया है? वो आपको वो पता चलेगा आपके प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट से। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कोई व्यक्ति आपको आगे गए कि मैंने एमए किया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप उसका प्रमाण पत्र देखोगे तभी। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि प्रमाण एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रूफ के बारे में दर्शाती है। अब ये मान के चलिए कि किसी अदालत में आप देखिए फ्रेंड्स कि जज भी होता है, वकील भी होते हैं, तो वहाँ पे मुजरिम भी होता है। तो एक केस चल रहा हो कि हाँ वाकई ही उसने चोरी की है, चोरी के इल्ज़ाम में उसे ये पकड़ा हुआ है, तो ये कैसे प्रमाणित होगा, कैसे प्रमाण होगा इसका कि उसने चोरी की है? तो सीधे शब्दों में तो होगा नहीं, कहने से तो होगा नहीं, तो वो सबूत मांगेंगे। सबूत कैसे होगा कि जिस जगह पे चोरी की बात की गई है, अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में उसकी फ़ोटो आ चुकी है, कुछ भी उसका वीडियो बन चुका है, तो उससे प्रमाणित हो जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ वाकई ही यही चोर है। तो किसी भी तरह से सिद्ध नहीं हो पाता तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि प्रमाण एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रूफ किया जाता है, प्रमाण दिया जाता है कि हाँ ये वाकई ही ये इसने चीज़ की हुई है। जैसे आप सभी ने एमए किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, तो इसके लिए आपका प्रमाण पत्र मिला होगा जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि आपने ये चीज़ की हुई है, क्योंकि वो आपका एक प्रूफ है। तो इसका तात्पर्य भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा से है। इंग्लिश में ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ज्ञान जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, तो इसमें ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रमाण का ध्यान यह है कि कैसे सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, कोई कैसे जान सकता है, कोई कैसे नहीं जान सकता, और किसी चीज़ के बारे में किस हद तक ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। तो प्रमाण यानी कि यह देखता है, प्रमाण यह देखता है कि कोई जो है वो कैसे, कोई व्यक्ति कैसे सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी कि हम कैसे सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण में ये देखा जाता है कोई कैसे जान सकता है या कितनी हद तक जान सकता है कि नहीं जान सकता कुछ भी। तो ये ये प्रमाण में देखा जाता है कि किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को ना जानना, तो किस हद तक जानना, ये प्रमाण में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ सटीक ज्ञान और सत्य के सही साधनों के रूप में पहचान करते हैं। जो प्राचीन यानी कि जो एंशंट, और मध्ययुगीन यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो भारतीय ग्रंथ हैं, उसमें एक्यूरेट ज्ञान यानी कि सटीक, एक्यूरेट नॉलेज यानी कि सटीक ज्ञान और सत्य के लिए सही साधनों का उपयोग, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है, जो मध्यकालीन जो इतिहास है, वहाँ पे अगर हमें करेक्ट नॉलेज या सत्य के बारे में जानना है तो उसके लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। हमें प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथों में प्रमाण के बारे में, बहुत सारे प्रमाण के शब्द के बारे में बहुत सारी जगह पे ये पाया गया है। यानी कि जो प्रमाण शब्द है वो प्राचीन और मध्यकालीन जो भारतीय ग्रंथ है वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत हुआ है। अब देखिए, जो प्रमाण है उसके 6 रूप हैं। प्राचीन काल और मध्यकालीन भारतीय जो ग्रंथ हैं उसमें प्रमाण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके 6 प्रकार बताए गए। पहला कौन सा है, देखिए, संस्कृत शब्द है प्रत्यक्ष। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रत्यक्ष आना था, यहाँ पे गलत लिख हो गए। पहला है प्रत्यक्ष, फिर दूसरा है अनुमान या अनुमना, फिर तीसरा है अपमाना, ठीक है, जैसे तुलना या उपमान भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है व्युत्पन्न यानी कि अर्थपति, फिर है अनुपलब्धि, फिर है शब्द। तो ये जो 6 टाइप्स है ये है प्रमाण की टाइप्स है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी को हम एक एक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। इनमें से प्रत्येक को भारतीय दर्शन के प्रत्येक स्कूल द्वारा सशर्ता, पूर्णता, आत्मविश्वास और त्रुटि की संभावना के संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, इनमें से प्रत्येक को यानी कि जो 6 के 6 जो इसके भारतीय दर्शन में जो प्रमाण के 6 प्रकार बताए गए हैं, तो भारतीय दर्शन के यानी कि इंडियन फिलॉसफी के प्रत्येक स्कूल का मतलब होता है कि इंडियन फिलॉसफी में हर जगह पर, यानी कि भारतीय दर्शन के हर एक जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ है।
तो फ्रेंड देखिए कि भारतीय दर्शन के प्रत्येक स्कूल द्वारा सशर्ता पूर्णता आत्मविश्वास त्रुटि की संभावना के संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो ये 6 के 6 इसके जो प्रकार बताए गए हैं, ये भारतीय दर्शन के हर एक पार्ट में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें जो प्रमाण है उसे हमें सटीक ज्ञान जो प्राप्त करना है, कई बार उसमें त्रुटियां भी आ जाती हैं, यानी कि गलतियां भी आ जाती हैं। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल सही हो, तो हर एक चीज़ में गलती कोई ना कोई होती है। तो प्रमाण के जो 6 इसमें प्रकार बताए गए हैं, उसी के आधार पर भारतीय दर्शन में इनको तो बताया गया है, साथ में इनमें त्रुटि होने की संभावना भी बताई गई है। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट, प्रमन्ना शब्द यानी कि प्रमाण शब्द आमतौर पर हिंदू धर्म के विभिन्न स्कूलों में पाया जाता है। यानी कि प्रमाण शब्द जो है वो हिंदू धर्म के विभिन्न स्कूल, यानी कि जहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, हिंदू धर्म के बारे में जहाँ पे जानकारी है वहाँ पे इसे प्रमाण को पढ़ाया जाता है। बौद्धिक इतिहास में प्रमाण को परमवदा के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हिंदू धर्म में तो पढ़ाया गया है, बौद्धिक साहित्य में प्रमाण को परमवदा के रूप में संदर्भित किया गया। प्रमाणना भी युक्ति की भारतीय अवधारणा से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रमाण है यानी कि जो प्रमाणना, जैसे इंग्लिश में प्रमाणना है, इंग्लिश में हिंदी में प्रमाण है, इसको भी युक्ति की तरह देखिए भारतीय जो फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, उसमें जो अवधारणा है, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि प्रमाण है वैसा ही भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो अवधारणा है, वहाँ पे एक और शब्द था युक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा प्रमाण है वैसा ही युक्ति है। युक्ति का अर्थ है कि किसी चीज़ को सोच समझ के करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम किसी चीज़ के प्रमाण पर कैसे पहुँचते हैं, जब हमें उसकी युक्ति पता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रमाणना भी और युक्ति भी दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं हमारे भारतीय दर्शन में या भारतीय अवधारणा में। ठीक है, जिसका अर्थ है एपिस्टेमोलॉजी का सक्रिय अनुप्रयोग, या जो पहले से ही जानता है, नवाचार, चतुर्भ्यान या कनेक्शन, कार्यप्रणाली या तर्कचाल, एक साथ जुड़ना, आकस्मिकता, साधन, विधि, नवीनता का अनुप्रयोग अधिक कुशलता से एक उद्देश्य से प्राप्त करना है। तो फ्रेंड देखिए इसमें है क्या, एपिस्टेमोलॉजी। तो फ्रेंड देखिए इसमें है क्या, जो एपिस्टेमोलॉजी जिसे हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, तो इसमें है क्या कि जैसे नवाचार, कोई नवा ज्ञान हो, कुछ चतुर अभियान हो, कुछ कार्यप्रणाली, कुछ भी हो, तो इसमें वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जिसके आधार पर वे एक प्रमाण पे पहुंचते हैं। जैसे कि देखिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ के लिए युक्ति है, उस युक्ति को फॉलो करते करते हम एक प्रमाण पर पहुंच जाते हैं। यानी कि प्रमाण तक पहुंचने के से पहले हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किसी चीज़ को, किसी ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमें किसी साधन की, किसी विधि की, कई चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, युक्ति और प्रमाण पर कुछ भारतीय ग्रंथों में एक साथ चर्चा की गई है, जिसमें युक्ति को अवलोकन, धारणा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के निष्क्रिय प्रक्रिया के विपरीत ज्ञान प्राप्त करने की सक्रिय प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या है, कई भारतीय ग्रंथों में क्या है कि युक्ति और प्रमाण के साथ एक साथ चर्चा की गई है। यानी कि उसमें युक्ति को भी बताया गया है, उसमें प्रमाण को भी बताया गया है। इसमें क्या है, युक्ति का अवलोकन, वही बात फिर से आ गई। यानी कि युक्ति का अवलोकन करके, यानी कि हमें ये पता करना होगा कि हमें किस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उस चीज़ को पहले हम ध्यान में रखेंगे, उसके ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रमाण पर पहुंचेंगे। तो हमें तो प्रमाण सिद्ध करना है, प्रमाण सिद्ध करने के लिए हमें युक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि निष्क्रिय प्रक्रिया के विपरीत ज्ञान प्राप्त करने की सक्रिय प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसा युक्ति के माध्यम से, जैसे जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें है क्या, निष्क्रिय प्रक्रिया के विपरीत ज्ञान। तो यानी कि जो हमें जो ज्ञान हमने जो प्राप्त किया है, इसमें ये बताया गया है कि जो निष्क्रिय प्रक्रिया के जो विपरीत ज्ञान है, हमें सही प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि जब हम जो चीज़ एक्टिव होकर, सक्रिय होकर जो चीज़ प्राप्त करते हैं, वो हमें सही प्रमाण तक पहुंचा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ज्ञान तो दो तरह से प्राप्त हो सकता है, एक ज्ञान है सही, एक ज्ञान है गलत। अगर हमें सही ज्ञान की प्राप्त करनी है तो हमें सही सक्रिय प्रक्रिया के रूप में उसे प्राप्त करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट है, देखिए
विशेष रूप से सांख्य, योग, मीमांसा और अद्वैत वेदांत हिंदू धर्म के स्कूलों द्वारा प्रमाण के ग्रंथों में अनेक उनके अर्थ और गलतियां शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो विशेष रूप से जो सांख्य है, योग है, मीमांसा है, अद्वैत सिद्धांत है, ये हिंदू धर्म के स्कूलों द्वारा प्रमाण। देखिए फ्रेंड, जो प्रमाण शब्द है उसका जो हिंदू धर्म के स्कूल है, स्कूल मतलब कि सांख्य, योग, मीमांसा और द्वैत वेदांत, इन्हें हिंदू धर्मों के स्कूल जो है वो बताया गया है। यहाँ पे क्या है कि प्रमाण शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ में ये भी बताया गया है कि प्रमाण शब्द के साथ साथ उसके बारे में जानकारी दी गई है, साथ साथ में उसके बारे में जो जो गलतियां हैं उसे भी बताया गया है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हो सकता है हमें वहाँ पे गलतियां भी मिल जाएं। प्रमाण के साथ साथ गलतियां के बारे में भी दर्शाया गया है। यही कारण है कि मनुष्य गलती करते हैं और गलत ज्ञान तक पहुँचते हैं। अगर कोई जान सकता है तो कैसे हो सकता है गलत है, और यदि ऐसा है तो कोई कैसे पता लगा सकता है कि महामारी पत्ती त्रुटिपूर्ण है, या किसी के निष्क्रिय सत्य को त्रुटिपूर्ण बनाया गया था ताकि स्वयं का संशोधित किया जा सके और सही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं है कि जो सांख्य, योग, मीमांसा और अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत जो वेदांत है हिंदू धर्म के स्कूलों द्वारा, यहाँ पे पहली बात तो की गई है, बात की गई है प्रमाण की, साथ ही गई है गलतियाँ की। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर हम प्रमाण के चक्कर में अगर हम प्रमाण को प्राप्त करते हैं तो वो किसी ज्ञान के द्वारा प्राप्त करेंगे, तो उस ज्ञान में गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो कई बार क्या होता है कि गलत ज्ञान के चक्कर की चीज़ को प्राप्त करने के चक्कर में कुछ जो मनुष्य हैं वो गलती कर लेते हैं, गलत ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने वो चीज़ गलत प्राप्त की है, उनको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो कैसे उनको सही कर सकता है। यानी कि जब एक इंसान किसी गलत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे सही ज्ञान की प्राप्त करनी होती है, तो उसे कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा उनकी गलतियों से, जो किसमें बताई गई हैं, सांख्य, योग, मीमांसा और अद्वैत वेदांत में। यानी कि हमारा टारगेट क्या है, प्रमाण तक पहुंचने का। तो अगर हमें गलत ज्ञान की प्राप्ति होती भी है, गलतियां होती भी हैं, तो इसके द्वारा वो सही करने का सुझाव भी यहाँ पे दिया गया है। हमें प्रमाण दो तरह से प्राप्त होगा ना, सही का भी गलत का भी। कोई चीज़ गलत है इसका भी प्रमाण हो जाएगा, कोई चीज़ सही है इसका भी प्रमाण हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, उसके प्रमाण के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है। पहली बात है कि इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षा एक संस्कृत शब्द है और भारतीय यौगिक दर्शन यानी कि भारतीय जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, उसमें धारणा के रूप में व्याख्या की गई है। देखिए प्रत्यक्ष का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जो घटना आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ आप अपनी आंखों से देख रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि आपने ये देखा, आपने चलो ये मान के चलते हैं कि आपने कोई फिल्म देखने गए, कोई मूवी देखने चले गए, आपने वो प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने पूरी फिल्म देख ली। अब जिसने मूवी नहीं देखी है, आपका फ्रेंड है कोई, वो बता रहा है कि उसमें ऐसी स्टोरी थी, ऐसी स्टोरी थी। अब आप देखोगे ना, नहीं मैंने मूवी देख रखी है, इसमें तो ऐसी स्टोरी थी, ये तो गलत बता रहा है। तो आपने उस नॉलेज को सही कैसे किया कि यानी कि आपने उस चीज़ को देखा था, तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। यानी कि जो घटना आपकी आंखों के सामने घटित हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्रत्यक्ष को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष धारणा या अनुभव, दूसरा है स्मरण धारणा या स्मृति। तो फ्रेंड्स प्रत्यक्षा को दो प्रकारों में विभाजित करते हैं, इसके दो टाइप से। पहला है प्रत्यक्ष धारणा या अनुभव, यानी कि जो चीज़ आप अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात मान के चलते हैं, ठीक है, कि देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि प्रत्यक्ष में होता है ना, जैसे हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं 5, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और हमारा जो टच यानी कि स्किन, ठीक है, जिससे हम टच करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जीभ से टेस्ट करते हैं, ठीक है, स्वाद चखते हैं यानी कि, और अपने हाथों से टच करते हैं। ठीक है, स्किन जो है हमारी वो एक ज्ञान इंद्रिय होती है। अगर हमें धूप ज़्यादा लगती है तो हमें गर्मी लगने लगती है, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है ना कि हाँ हमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स। यानी कि जो चीज़ प्रत्यक्ष का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपको आंखों के सामने घटित हो, जान के आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो,
वो भी प्रत्यक्ष है, ठीक है, जो चीज़ सूंघ रहे हो वो भी प्रत्यक्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ें तो प्रत्यक्षा में आएंगे आपकी 5 ज्ञान इंद्रियाँ। छठी ज्ञान इंद्रिय नहीं आएगी, वो कहाँ पे आएगी? स्मरण धारणा में। देखिए स्मरण धारणा स्मृति में क्या है कि जो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं जो आपने याद रखी हुई हैं, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी कुछ हो, आपके बचपन की बातें हो, कुछ भी हो, आपके फ्रेंड्स की बातें कुछ भी हो, आपने वो याद रखी हैं तो वो आपकी स्मृति के अंदर आएंगी, ठीक है। इसे वैकल्पिक रूप से अंधाधुंध धारणा या निर्विकल्प में विभाजित किया जा सकता है, जहां वस्तु की धारणा विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने के बिना बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इसमें निर्विकल्प में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्यक्षा को हम निर्विकल्प में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें है क्या कि अगर हमें किसी वस्तु के बारे में कोई विशिष्ट विशेषता नहीं पता है, विशिष्ट विशेषता जैसे किसी व्यक्ति ने टी शर्ट पहनी है, वो क्या है, ठीक है, वो विशेषता है। अब उसने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है, वो क्या है, वो विशिष्ट विशेषता है, यानी कि इसमें कलर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब वस्तु की धारणा यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में, ठीक है, विशिष्ट विशेषता पहचाने बिना हम जब कोई चीज़ करते हैं, और भेदभावपूर्ण धारणा या सविकल्प जहाँ विशिष्ट विशेषताएँ देखी जाती हैं। देख फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष दो तरह से हम देखते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि जहाँ पे हम विशिष्ट विशेषताएं किसी चीज़ की देखते नहीं हैं। दूसरी बात है कि जहाँ पे हम किसी विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रख के चीज़ को करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अद्वैत वेदांत में विवेक की अविभाज्य धारणा प्रकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है कि परम वास्तविकता या ब्राह्मण या सुविधाओं से रहित हो सकता है जब सत्य में मुक्ति होती है। देखिए इसमें क्या है, अद्वैत वेदांत में क्या है, विवेक की अविभाज्य धारणा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहली बात है कि जो प्रत्यक्षा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या है कि जो ब्राह्मण है, जो कुछ भी है, वो सभी सुविधाओं से रहित होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो इंसान को सुविधाएं मिलती हैं उससे रहित होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जंगलों में जाके वो, ठीक है, जंगलों में जाते हैं, वहाँ पे भगवान की पूजा करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रत्यक्षा में यही चीज़ें आती हैं कि जो चीज़ें हमारे आँखों के सामने घटित होती हैं। तो देखिए परंपरा को प्राप्त करने के पारंपरिक रूप से 4 तरीके बताए जा सकते हैं, यानी कि जो प्रत्यक्ष है उसको प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। पहला है इंद्रिय प्रतिष्ठा, यानी कि इसे कहते हैं इंद्रिय बोध। ये किससे रिलेटेड है? इंद्रिय बोध से। मानस प्रतिष्ठा किससे है? मानसिक धारणा से। सवेद प्रतिष्ठा किससे? आत्म चेतना से। और योगाभ्यास किससे संबंधित है? आत्म सामान्य अंतर्ज्ञान से, अति सामान्य अंतर्ज्ञान से, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 तरह की जो टाइप्स हैं ये किसकी हैं? ये प्रत्यक्षा की है। शायद ही आपको कोई अपने लेक्चर में ये बताए, तो आज का लेक्चर काफ़ी स्पेशल है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, योग प्रचार का यह अंतिम तरीका केवल एक बार सुलभ है, जब एक योगी ने योग के 8 गुना पद का अभ्यास किया और अपनी अशुद्धि को हटा दिया, ताकि वे अधिक पूर्ण शुद्ध रूप से महसूस कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 8 गुना पथ यानी कि 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, जीवन के वो 8 रास्ते। देखिए फ्रेंड्स, ये किसने दिया था? ये गौतम बुद्ध ने दिया था। उन्होंने एक बात बोली थी कि दुनिया का हर इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वो इन 8 रास्तों पर चले, ठीक है फ्रेंड। यानी कि दुनिया का हर इंसान बुद्ध बन सकता है अगर वो 8 रास्तों पर चल सके। तो फ्रेंड्स, ये 8 रास्ते अब किस में शामिल हैं? ये शामिल है योग में, ठीक है। तो इसका प्रयोग कौन करता है? एक योगी, एक सच्चा योगी, आजकल के योगी नहीं। एक सच्चा योगी जो होगा वो 8 रास्तों पर चलेगा, उस रास्ते पर चल के वो, ठीक है, इसका अभ्यास करेगा। यानी कि जो आखिरी योगाभ्यास है ये प्रत्यक्ष के अंदर आता है। इसका इस्तेमाल कौन करेगा? एक योगी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपनी अशुद्धियों को हटाना है। हटाने के बाद वो अपने आप को शुद्ध महसूस कर सके। अशुद्धियाँ हम फ्रेंड्स हमारे अंदर होती हैं, हम किसी से बुरा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ये बात नहीं है कि गंगा नहा लिया तो हो गया, सब कुछ फिर से पाप करने लगे, ऐसा नहीं है। आप अपने मन की शुद्धियाँ हटाइए। कैसे हटा सकते हैं? योगाभ्यास से। उसके बाद अपने आप को आप शुद्ध रूप से महसूस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रत्यक्षा में वो चीज़ आती है कि जो हमारी आंखों के सामने घटना घटित होती है। तो नेक्स्ट है अनुमान, ठीक है। अनुमान का क्या अर्थ है? देखिए अनुमान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अनुमान या ज्ञान, जो इस प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। अनुमान होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ लगाते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं, वो होता है अनुमान। आप सिंपल सी बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक उदाहरण। यानी कि जब आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आप वापस आ गए, तो
आपने ये वहाँ पे आपने घर आके देखा कि मैंने पेपर 1 में इतने क्वेश्चन किए, मैंने पेपर 2 में इतने क्वेश्चन किए। अब आप वो देख लोगे कि मेरे इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, मैं क्या इस बार पास हो पाऊँगा या पाऊँगी, क्या मैं फेल हो जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इससे एक अनुमान लगा लोगे कि आप इस बार पास हो या फेल हो। ठीक है, वो होता है अनुमान, यानी कि जो चीज़ होने वाली है उसी के बारे में आप पहले से ही एक आइडिया, एक अनुमान लगा लेते हो, वो होता है अनुमान। तो अनुमान फ्रेंड्स ये होता है कि ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, इसके 50-50% चांसेस हैं। यानी कि अनुमान आपका सही भी है, गलत भी है। क्योंकि देखिए दूसरी एग्जांपल है कि बाहर आपने देखा, बाहर बादल बने हुए हैं, आपने ये लगाया कि अनुमान लगाया कि आज बारिश ज़रूर होगी, तो उस दिन बारिश अगर हो गई तो आपका अनुमान हो गया सही, अगर धूप निकले तो आपका अनुमान गलत हो गया, यानी कि जो नॉलेज थी वो करेक्ट तो हो ही नहीं। ठीक है, यानी कि अनुमान है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भारतीय दर्शन में प्राणों या सही ज्ञानों के स्रोतों में से एक है। अनुमना यानी कि अनुमान एक नए निष्कर्ष और सच्चाई तक पहुंचने के लिए अवलोकन, पिछले सत्य और कारण का उपयोग कर रहा है। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो अनुमान होता है वो है क्या, एक अनुमान से हम एक नए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक सच्चाई पर पहुंचते हैं, कैसे, अवलोकन से। ठीक है फ्रेंड्स, अवलोकन मतलब कि जो हम चीज़ें ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक साधारण उदाहरण, धुआं दिख रहा है और अनुमान लगा रहा है कि आग होनी चाहिए। जैसे कि आग, किसी धुएं को देख रहे हो तो आप एक अनुमान लगा लोगे ना कि यार कहीं पे आग लगी होगी, है ना, तो वो हो गया अनुमान। अनुमाना में 5 चरण होते हैं। एक परिकल्पना यानी कि प्रतिजन, कारण यानी कि हेतु, एक उदाहरण यानी कि उद्धरण, पुनः पुष्टि, उपनयन और निष्कर्ष यानी कि निगमन। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुमाना यानी कि अनुमान के 5 उदाहरण हैं या 5 चरण है, सॉरी, ये अनुमान के 5 चरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं। परिकल्पना हमारी सोच, हम किस चीज़ को सोचते हैं, किसी कारण से, किसी उदाहरण से, किसी पुष्टि से, किसी निष्कर्ष से। ये अनुमान के 5 चरण हैं। आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए इनमें से क्या अनुमान का एक चरण है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये शायद ही किसी और के वीडियो के लेक्चर में मिले जो आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, परिकल्पना सशर्त रूप से सच है कि यदि सकारात्मक उदाहरण है तो जवाबी सबूतों का अभाव है। देखिए, परिकल्पना सशर्त रूप से सच है, यानी कि जो हमारी परिकल्पना है वो सच तो है, यदि वो सकारात्मक उदाहरण है और जवाबी सबूतों का अभाव है। यानी कि जो हमारी जो सामने चीज़ें हैं वो सारी ही प्रत्यक्ष रूप से है, पर उसमें जवाबी सबूत वो कम है। ठीक है, तो अनुमान और 2 अन्य प्राण यानी कि प्रत्यक्ष और शब्दा केवल कार्व का अर्ध दार्शनिक स्कूल, कार्व का मतलब कि चवार्क, यहाँ पे चवार्क का था, यहाँ पे कवार्क लिखा हो गया, चवार्क आएगा। चवार्क का अर्ध दार्शनिक स्कूल ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत के रूप में प्रत्याख्यान को स्वीकार करने के बजाय ओमान को स्वीकार करता है। ठीक है, ओमान इनकी अनुमान को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो चवार्क का जो अर्ध दार्शनिक स्कूल है उसमें जो ज्ञान का जो एकमात्र वैध स्रोत है वो किसे माना गया है, वो अनुमान को माना गया है। देखिए इंग्लिश में होता है शब्दा, हिंदी में होता है शब्द। शब्द या शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भाषण ध्वनि। यानी कि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें ध्वनि हमें सुनाई देती है, वो होता है शब्द। तो फ्रेंड सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत करनी है तो हम भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा का प्रयोग करते समय हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे शब्दों का। यानी कि शब्द जो है एक वैलिड प्रूफ है किसका, प्रमाण का, जो किस में आता है, भाषा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बिना शब्दों की कोई भी भाषा नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी कभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों या कंपन ऊर्जा को संदर्भित करता है। देखिए कभी कभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों, अब आप देखिए कि जो अगर यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, आपका फ्रेंड वहाँ पे दूर खड़ा है, तो आप उसको ज़ोर से आवाज़ लगा के बुलाओगे, है ना, तो आपकी आवाज़ सुन लेगा। कारण क्या है, क्योंकि जो जो ध्वनि है, ठीक है, जो ध्वनि है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो और जो वाइब्रेट हो गई, यानी कि जो कंपन से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। जो हवा है, जो, ठीक है फ्रेंड, जो हवा होती है वहाँ पे अगर जो अब आप आवाज़ लगाओगे तो उसमें कंपन पैदा होगा, कंपन हो के हवा के जरिए उसके कान तक पहुँचेगा, तो आपके द्वारा कहे गए शब्द उसको वहाँ पे सुनाई देंगे। ठीक है, तो
व्याकरणविदों के लिए शब्द भाषा भाषण की एक इकाई है। हिंदू और यौगिक दर्शन में यह मौखिक वास्तविकता या ब्राह्मण के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में मौखिक गवाही का वर्णन करता है। देखिए इसमें क्या है कि जो मौखिक वास्तविकता क्या है, मौखिक वास्तविकता में ये है कि जब हम किसी चीज़ों को बोलते हैं तो उसका वैलिड प्रूफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को लिख के दिया जाए वही वैलिड प्रूफ है। जब हम किसी चीज़ को बोल के बताया जाए तो होती है मौखिक वास्तविकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप देखिए कि जो ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त है, जैसे जो ब्राह्मण है अगर जैसे वो कोई शादी के समय कुछ भी समय कोई मंत्र उच्चारण करता है तो उसमें होता है ना, उसने मंत्रों का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया है, तो उसकी वो मौखिक इकाई है। यानी कि उसे मंत्रों के बारे में सब कुछ पता है, वो उसकी क्या है, वो उसकी मौखिक गवाही है कि हाँ इसने इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो वो हमें मौखिक रूप से आ जाए, ठीक है, वो होता है मौखिक गवाही। किसके लिए होता है? ये शब्दों के लिए होता है। वैदिक साहित्य में शब्द ब्राह्मण को ओम की ध्वनि के माध्यम से सर्वव्यापी कहा जाता है। देखिए अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें में जो ओम शब्द है, अगर हम ओम साउंड को लगाएं, ठीक है, ओम साउंड की ध्वनि से क्या होगा, जो ओम साउंड की ध्वनि है उसे सर्वव्यापी कहा जाएगा। तो शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ध्वनि से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। उसमें जो ओम शब्द है वो सबसे सर्वप्रिय है। यानी कि दुनिया में जितनी भी भाषा है, भाषा में जो शब्द है, शब्दों में सबसे सर्वप्रिय कौन सा है, सर्वव्यापी शब्द कौन सा है? ओम, क्योंकि जो उसका साउंड है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए शब्द एक विशेष अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है जो ध्वनि द्वारा प्रकट होता है। अब देखिए कि जो शब्द है वो विशेष अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें विशेष अर्थ जो व्यक्त करना है वो किसके द्वारा होगा? वो शब्दों के द्वारा होगा। ठीक है, जो किससे प्रकट होता है? जो ध्वनि द्वारा प्रकट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ना कि नेता ने अपने भाषण में ये कह दिया, नेता ने अपने भाषण में वो कह दिया, उसने उसको गालियाँ निकाल दी, उसने उसको ऐसा कह दिया। वो किसके द्वारा आता है? वो शब्दों के द्वारा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, शब्द किससे उत्पन्न होते हैं? ये ध्वनि द्वारा प्रकट होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई गुस्से में बोल तो वो शब्द ही रहा है तो आपको भी गुस्सा आएगा। अगर वही बात आपको वो प्यार में बोलते हैं फिर भी उसने शब्द ही बोले पर आपको उसमें गुस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य में मंत्र शब्द के आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाते हैं। अब देखिए जो वैदिक साहित्य में जो मंत्र हैं वो जो शब्द हैं उसके आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाते हैं। देखिए जो हमारे मंत्र हैं, चाहे वो हमारे जीवन से रिलेटेड हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, जो वैदिक साहित्य में मंत्र हैं उसमें क्या लिखा गया है? उसमें शब्द लिखे गए हैं। शब्दों के उच्चारण से ही पता चलता है कि जो शब्द, जो ये मंत्र हैं वो किसके लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आध्यात्मिक प्रभावों को दर्शाते हैं। अब आप देखिए कि मंत्र, जिस भी भगवान के बारे में जो भी मंत्र लिखे होते हैं वो मंत्र किसके रूप में लिखे होते हैं? शब्दों के रूप में। यानी कि दुनिया में जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा काम में है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप शब्दों के बिना किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, चाहे वो बोल के बताई जाए, चाहे वो लिख के बताई जाए, चाहे वो किसी किताब में, ग्रंथ में, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो उसमें सारी जो चीज़ें हैं एक ही कॉमन होगी। क्या होगा उसमें? शब्द कॉमन होगा। अब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं शब्दों के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है फ्रेंड्स, उपनिषदों में सर्वदा पहली बार ब्राह्मण के दो प्रकारों की व्याख्या में दिखाई देता है। यानी कि जो शब्द है वो उपनिषदों में पहली बार दो प्रकार से दिखाई देगा। पहली बार, ठीक है, उपनिषद होते क्या है कि जब ऋषियों की द्वारा कही गई जो कथन होते हैं वो किसमें दर्ज है? उपनिषदों में। यानी कि जब ऋषि मुनि पुराने समय में जब बैठ के प्रवचन देते थे तब लोग उसको बैठ के सुनते थे, तो उसे कहा जाता है उपनिषद। यानी कि ऋषियों के जो कथन है तो वो किसमें दर्ज है? उपनिषदों में। तो इसे पहली बार जो शब्दों की दो प्रकार की व्याख्या बताई गई कि पहला था शब्दा ब्राह्मण यानी कि ध्वनि के साथ, फिर शब्द ब्राह्मण, शब्दा अशब्द ब्राह्मण ध्वनि के बिना। देखिए दो शब्द थे यानी कि दो प्रकार के, एक ध्वनि के साथ थे, ध्वनि के बिना थे। यानी कि वो शब्द जिसको हम ध्वनि के साथ बोले यानी कि ऊंचा सुर लगा के बोले वो है ध्वनि के साथ। बिना ध्वनि के वो होता है जब हम नॉर्मल बात करते हैं। जब हम किसी स्पेशल वर्ड को बोलते हैं, किसी स्पेशल खास शब्द को बोलते हैं, तब उसमें हम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब आप अपने दोस्त को आवाज़ लगाओगे तो आप उसको
थोड़ा सा अलग स्टाइल से आवाज़ लगाओगे, ठीक है। जब आप किसी से नॉर्मल बातचीत करोगे तो आप बिना ध्वनि से करोगे। तो ये था शब्द। तो फ्रेंड्स ये शब्द थे, ठीक है। तो ये शब्द जो है वो ये प्रमाण से रिलेटेड है। तो ये जो शब्द है, ठीक है, तो ये प्रमाण के अंदर आते हैं किसी को वैलिड। तो फ्रेंड्स देखिए अगला है उपमान। उपमान का अर्थ क्या है? देखिए उपमान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है तुलना, यानी कि उपमान का अर्थ क्या है? तुलना। जब हम किसी चीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमें किसी चीज़ की तुलना करनी है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो उन चीज़ों को दोनों में आपस में कोई कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जब दो चीज़ों का आपस में कनेक्शन होगा तभी उसकी हम तुलना कर पाएंगे। दूसरी बात कि अगर हमें किसी की तुलना करनी है तो हमें पहले चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तुलना के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए जैसे आजकल चुनावी मौसम है। चुनाव में क्या है कि जैसे अगर आपको अपना वोट डालना है तो आप कंपैरिजन करके देखोगे कि आप चल रही सरकार को वोट डालोगे या नई सरकार को, नई पार्टी को, ठीक है, वोट डालोगे। किसको वोट डालोगे? ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट को चुनना है। तो आप ये कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब आपने पिछली बार वोट डाला था या जब आपको किसी पार्टी के बारे में पता है कि वो कैसे काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है उपमान की दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना, ठीक है, तुलना करके देखना। तुलना आप तभी करोगे जब आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ पता हो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? जैसे दूसरे एग्जांपल, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने दोनों दे रखे हैं, तो आपको ये दोनों पता होगा कि ये कैसे देने हैं। तो आप उसकी तुलना कर पाओगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि दोनों में से कौन बेटर था, कैसे देना है, ठीक है। देखिए यह भारतीय दर्शन में प्रमाण या सही ज्ञान के स्रोतों में से एक है, लेकिन दर्शन के सभी हिंदू स्कूल एक विशेष प्रमाण के रूप में मानकर स्वीकार नहीं करते। देखिए वैसे तो ये है कि प्रमाण में जो उपमान है, यानी कि जो उपमान है वो प्रमाण का एक भाग ही माना जाता है, पर कुछ हिंदू जो स्कूल हैं, जो हिंदू फिलोसफिकल जो स्कूल है, वहाँ पे प्रमाण के रूप में मान को स्वीकार नहीं किया जाता। उपमान किसी ज्ञात चीज़ के लिए अपनी समानता के आधार पर पहले से ज्ञात चीज़ का जुड़ाव है। देखिए उपमान क्या है? ज्ञात चीज़ के लिए, यानी कि जो चीज़ हमें ज्ञात है, पता है, वो समानता के आधार पर है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से ही पता है तो हम उस चीज़ का जुड़ाव या उस चीज़ का कनेक्ट आपस में कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उदाहरण के लिए जिसने कभी जंगली बैल नहीं देखा उसे बताया जाता है कि वह गाय जैसा दिखता है। अब देखिए कि जिसने जंगली बैल देखा नहीं है उसे यह बताया जाता है कि वह गाय जैसा दिखता है। यानी कि अगर आपके माइंड में फ़ोटो छप चुकी है गाय की, अगर आप जंगली बैल देखोगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि अगर आपने पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है यूजीसी नेट के लिए, अब आप इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो यूजीसी नेट के लिए, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर पाओगे कि दोनों में से सही कौन सा है, ठीक है, आपको किसमें जो है कंफर्टेबल लगता है, ठीक है सर। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो इसके दो शब्द बनते हैं, अर्थ और उत्पत्ति, यानी कि अर्थ की उत्पत्ति होना, ठीक है। अर्थपति का मीनिंग क्या है? अर्थ की उत्पत्ति होना, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अनुमान। तो एक तरह से ये लगाया जाए कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, वो अनुमान के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपके सामने कोई नया शब्द आया, आपने अनुमान लगा देखा, इसका मीनिंग ये होना चाहिए, है ना। देखिए अद्वैत वेदांत प्रणाली और पूर्व मीमांसा के भट्टा स्कूल के योग दर्शन में यह 6 प्रमाणों, यहाँ पे प्रमाण आता है, यहाँ पे प्राणों लिख हो गया, ठीक है, यह ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये 6 प्रमाणों में से एक प्रमाण है, ठीक है। अर्थपति पहचानती है कि सभी जानकारी तुरंत सुलभ नहीं है, इस प्रकार पोस्टुलेशन और अनुमान का उपयोग करने के लिए उचित अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका माना जाता है। तो फ्रेंड्स अर्थपति में ये कहा जाता है कि आपको जो सारी जानकारी जो है वो सुलभ यानी कि आसानी से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जो नॉलेज है वो धीरे धीरे प्राप्त होती है, ठीक है। मान के चलते कि एक क्लास में एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्लास में पढ़ा रहा है, जो एक शिक्षक है विद्यार्थियों को क्लास में कक्षा में पढ़ा रहा है। तो होता क्या है कि जब वो पढ़ाएगा वो सारा एकदम से नहीं पढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वो धीरे धीरे करके पढ़ाएगा और जिन शब्दों में बच्चों को कठिनाई आएगी उनका वो अर्थ भी साथ साथ बताता जाएगा। यानी कि उसका मकसद क्या है? पाठ को पढ़ाना, पर पाठ को वो अच्छे से मतलब पढ़ाएगा सही, पर पूरा नहीं पढ़ाएगा एकदम से, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएगा। उसके जो मुश्किल शब्द है उसका वो अर्थ भी बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाएगा तो पढ़ाने के वक्त जो शब्दों की उत्पत्ति होगी, जो शब्दों का अर्थ निकलेगा,
ठीक है, मुश्किल शब्दों का अर्थ निकलेगा, उसे बोलते हैं अर्थ की उत्पत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि जैसे मान के चलिए कि आपने कोई चीज़ यहाँ पे देखी है, पर उसके साथ आपको एक और चीज़ निकल के आई। अब आप एग्जाम्पल आपको दूंगा, देखिए मान के चलते हैं कि ये मानते हैं कि दिसंबर 2018 में जो एंटी नेट का एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, वो थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, वो एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल था, तो कईयों को आसान लगेगा, कईयों को मुश्किल लगेगा, पर फिर भी मुश्किल मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमसे ये अर्थ निकलेगा कि यार इस बार एग्ज़ाम मुश्किल था, अच्छा तो इससे पहले का आसान था एग्ज़ाम, तो फिर हम उसको जानेंगे, जुलाई में जो हुआ था ना 2018 में, फिर उसको देखेंगे, फिर करते करते 2017, 16 करते करते हम काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, तो उसमें हम ये वहाँ पे अर्थ निकालेंगे कि इस साल ये मुश्किल था, इस साल आसान था, ऐसे ऐसे करके, तो हमें उसकी फुल नॉलेज मिल जाएगी कि कौन से साल में पेपर आसान था, कौन से साल में मुश्किल था, तो आगे कैसे होने वाला है, किसकी कैसे तैयारी करनी है, कौन सा यूनिट कैसे पढ़ना है। तो इसे क्या निकला, अर्थ निकला। ठीक है, यानी कि हमने एक चीज़ के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त थी कि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल था, तो हम उस नॉलेज को पकड़ते हुए हम पिछले सालों में चले गए, तो उससे हमने एक पूरा का पूरा जो जानकारी है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो निकाल दी। ठीक है, 2018 से क्या निकला, अर्थ निकला, जिससे हमने पूरी की पूरी नॉलेज प्राप्त की, जिसे कहते हैं अर्थपति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य का समर्थन करने के लिए एक तथ्य को दबा देता है। देखिए इसमें होता क्या है, एक अच्छी तरह से स्थापित यानी कि जो अच्छी तरह से जो स्थापित जो तथ्य है उसका समर्थन करने के लिए, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बेस्ट तरीके से यहाँ पे बताना है तो एक तथ्य वहाँ पे दब जाएगा। ठीक है, दबने वाली बात वही है कि हमने ये तो माना है कि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल था, पर हमने पिछले सालों वाले एग्ज़ाम भी साथ में देखे, तो उससे हमने ये निकाला कि कौन से साल में आसान था, कौन सा मुश्किल था, पर जो मुद्दा था इस बार जो मुश्किल पेपर था वो वही का वही रह गया। यह एक अच्छी, हालांकि कुछ विद्वान इसे अन्य प्रमाणों, फ्रेंड्स यहाँ पे एक दो गलतियाँ यहाँ पे, तब इसको सही कर लेना, यहाँ पे प्रमाण आना था, प्रमाण की तुलना में ज्ञान प्राप्त करने की एक कमज़ोर विधि मानते हैं। तो कुछ जो विद्वान है इसे ज्ञान प्राप्त करने की कमज़ोर विधि मानते हैं, हालांकि है तो प्रमाण ही है, पर इसे कमज़ोर विधि मानते हैं क्योंकि इसमें तथ्य दब जाते हैं। दर्शन शास्त्र के कुछ स्कूल अर्थपद्धति के माध्यम से प्राप्त जानकारी को स्वीकार नहीं करते। अगर इससे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो दर्शन शास्त्र के कुछ स्कूल जो ऐसे हैं वो इसको अर्थ को मानते नहीं है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अर्थपद्धति 6 परिणामों में से प्रमाणों में से 5, ये करने की जरूरत नहीं है, प्रमाणों में से यह 5वां है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रमाण आएगा, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। देखिए जो हमने 6 प्रमाण किए ही हैं, ठीक है, पिछले उनमें से एक है, तो ये तो हो गया अर्थपद्धति। अर्थपद्धति का मीनिंग क्या है, अर्थ की उत्पत्ति। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है। तो इसके बाद हम करते हैं अनुपलब्धि। तो अब हम करते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या है, उपलब्ध ना होना। ठीक है, देखिए अनुपलब्धि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गैर धारणा। अद्वैत वेदांत में ये तो वही लाइन है कि इसे भट्टा स्कूल या हिंदू दर्शन में से मतलब कि इसे 6 प्रमाणों में से कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखिए अनुपलब्धि का सिंपल सा मतलब क्या है कि उपलब्ध ना होना। ठीक है, अगर आप अपने घर में नहीं हो, अगर आप कहीं पे बाहर गए हो, इसका क्या मतलब है कि आप अपने घर पे उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, तो यही बात है बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अनुपलब्धि में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो कुछ खाने के लिए, आपने वहाँ पे ऑर्डर किया, तो आपको वेटर बता रहा है कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी, यानी कि वो चीज़ वहाँ पे क्या है, वो अनुपलब्ध है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए पेपर 1 के लिए, तो अगर आप किसी शॉप पे जाते हो या किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आप वहाँ से नोट्स मांगोगे अपने मीडियम में, वहाँ कहोगे सॉरी ये यहाँ पे अनुपलब्ध है, यानी कि उपलब्ध नहीं है। जब भी कहीं पे किसी चीज़ के बारे में या जब भी कहीं पर कोई चीज़ ना हो उसे बोला जाता है अनुपलब्धि। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अनुपलब्धि इस बात को स्वीकार करते हैं कि पर्यवेक्षक और उनके परिवेश के लिए सकारात्मक और नकारात्मक संबंध में चीज़ें मौजूद हैं। अब देखिए इसमें है क्या, हम ये चीज़ें स्वीकार तो करते हैं, अनुपलब्धि इस चीज़ को स्वीकार करता है कि हर एक चीज़ में क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक संबंध जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं। सकारात्मक संबंध का मतलब है कि वे इंद्रियों द्वारा माना जाता है, यानी कि सकारात्मक संबंध का क्या मतलब है, इंद्रियों द्वारा। इंद्रिय कौन सी है, जो हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, आँख कान नाक वगैरह ऐसे,
आँख, कान, नाक, जीभ और टच यानी कि हमारी स्किन, ठीक है। तो वो होता है सकारात्मक संबंध। अगर हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, कुछ भी है, ठीक है, तो उससे हम कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। आपके कान में कोई आके आपको कुछ बात कहे तो आप उसका अर्थ निकालोगे, इसने क्या कहा, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो बुरी, आपको पता तो चल जाएगा ना वो। तो यानी कि वो हो गया सकारात्मक संबंध जो इंद्रिय द्वारा होता है। हालांकि नकारात्मक संबंध या गैर अस्तित्व में उन्हें इंद्रिय द्वारा नहीं माना जाता, इसलिए मन के वैकल्पिक आंदोलन की आवश्यकता है। देखिए इसमें क्या है कि जो नकारात्मक संबंध है उसमें इंद्रियों के बारे में कुछ भी नहीं होता, वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इंद्रियों द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, अर्थ प्राप्त होता है, तो बोलते हैं सकारात्मक। जो इससे प्राप्त नहीं होता वो उसे बोलते हैं नकारात्मक। मन की गति की इस विधा को अनुपलब्धि कहते हैं। देखिए इसलिए मन के एक वैकल्पिक आंदोलन का क्या मतलब है कि आपके मन में एक ऐसी हलचल पैदा होगी कि ये चीज़ वहाँ पे है, यहाँ पे क्यों नहीं है, ऐसे से करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो होता क्या है कि जब किसी चीज़ की अनुपलब्धि होती है तो आपका मन परेशान हो जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप हिंदी मीडियम के नोट्स ढूंढ रहे हो, अगर सभी जगह पे वो अनुपलब्ध हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो आपके मन में एक विचार आएगा कि आप ये चीज़ें कैसे प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो यानी कि हर जगह से कोई चीज़ ना मिले तो उसे बोला जाता है अनुपलब्धि। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।